मुझे पता चला कि ये दुनिया छलनी की तरह हो चुकी है। तरह तरह के ट्रांसमाइग्रेटर, पुनर्जन्म लेने वाले और सिस्टम यूजर बारी बारी से मेरे शरीर पर कब्जा करते रहे। वे कुत्तों की तरह उन तथाकथित नायिकाओं की एक नजर और प्यार के लिए गिड़गिड़ाते रहे। उन्होंने मेरे एक शीर्ष धनवान परिवार के उत्तराधिकारी के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक मूर्खताएं की। मैंने सिर हिलाया। सच में उन लोगों को अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं था। किसी के पीछे कुत्ते की तरह भागने से बेहतर है कि मैं सबसे ऊपर खड़ा होकर तमाशा देखूं। एक और ट्रांसमाइग्रेटर के मिटाए जाने के बाद मैंने आत्मविश्वास से कहा, शर्त लगाओगे? मुझे वापस भेज दो। 3 महीनों के भीतर मैं सभी लक्ष्य व्यक्तियों को अपने प्रभाव में ले आऊंगा। जिन लोगों ने अब तक उनके कपड़ों का किनारा तक नहीं छुआ, वे भी पीछे रह जाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद सिस्टम ने जवाब दिया, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। पहले चरण का मिशन असफल हुआ तो तुम्हारा अंजाम उनसे भी बुरा होगा। सौदा मंजूर है। सफेद रोशनी की चमक के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं बिस्तर से उठकर आईने के सामने गया। आईने में दिख रहा युवक बेहद पीला लग रहा था। उसकी कलाई पर गहरे निशान थे। किसी पिछले ट्रांसमाइग्रेटर ने उन लड़कियों के लिए अपने हाथ काट काट कर ये घाव बनाए थे। मुझे घृणा महसूस हुई। उन्होंने अपने ही शरीर के साथ ऐसा व्यवहार किया था। यंग मास्टर, परिवार के मुखिया ने आपको बुलाया है। बटलर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी नजर एक कांच की बोतल पर पड़ी जो कागज के दिलों से भरी हुई थी। किसी ट्रांसमाइग्रेटर ने इन लड़कियों को खुश करने के लिए एक एक करके इन्हें बनाया था, लेकिन आखिर में वह उन्हें दे भी नहीं पाया। मैंने उन्हें पैरों तले रौंद दिया और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। डाइनिंग हॉल में मेरे पिता वित्तीय रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर तक नहीं उठाया। जिस बेटे ने अचानक सब कुछ खो दिया था, उससे बात करने की उनमें अब कोई इच्छा नहीं बची थी। सुना है आप मुझे स्कूल से निकलवाना चाहते हैं। मॉरिस अकादमी पूरे क्षेत्र की शक्ति और धन का केंद्र थी। वहां से निकलने वाले लोग पूरे महाद्वीप की दिशा तय करते थे। वहां से निकाले जाने का मतलब था कि परिवार मुझे पूरी तरह त्याग देगा। कृपया मुझे आखिरी मौका दीजिए। अगले महीने की परीक्षा में मैं अपनी जगह वापस हासिल कर लूंगा। मेरे पिता के हाथ हल्के से कांप गए। उनके सामने खड़ा मैं उन्हें बहुत परिचित लग रहा था। कृपया इस आखिरी बार मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर मैं असफल हुआ तो मैं अपनी सारी उत्तराधिकार की पात्रता और शेयर छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद मेरा परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे लंबे समय तक देखा और अंत में गहरी सांस छोड़ी। तुम्हारे पास आखिरी 1 महीना है। कुछ समय बाद मेरी स्पोर्ट्स कार मॉरिस अकादमी के सामने रुकी। मैं कार से उतरा और प्रवेश द्वार पर लगी विशाल सम्मान शिला की ओर देखा। 3 साल पहले अकादमी के सबसे चमकदार छात्र के रूप में मैंने अपने हाथों से उस पर अपना नाम दर्ज किया था। अरे ये कौन है? क्या ये हमारा युवा मास्टर चेन नहीं है? घुंघराले बालों वाला एक लड़का मेरे पास आया और अपनी पेन की नोक मेरी पीठ पर चुभोते हुए बोला, सुना है पिछले हफ्ते तुम जबरदस्ती लियू परिवार की पार्टी में घुस गए थे और उनके बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें कूड़े की तरह स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। और सुना है तुमने मिस शू का पियानो भी छू लिया था। फिर तुम्हें और पियानो दोनों को बाहर फेंक दिया गया। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। पहले चरण का मिशन, लक्ष्य व्यक्ति शू नियंचू की भावनात्मक प्रतिक्रिया को 50 तक पहुंचाना। शू नियंचू 8 महान परिवारों में से एक की उत्तराधिकारी थी। पूरे क्षेत्र की सबसे युवा संगीत प्रतिभा और संगीत की दीवानी। मिशन समय सीमा 47 घंटे 59 मिनट। मेरी आंखों में उपहास चमक उठा। पियानो छूने पर बाहर फेंक दिया गया। यही लोग थे जिन्हें सिस्टम ने चुना था। वे सच में बेकार थे। चारों ओर ठहाके गूंज उठे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल चटाक एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। घुंघराले बालों वाले लड़के की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके चेहरे पर लाल सूजन साफ दिखाई देने लगी। मैंने अपना हाथ झटका। बहुत बदसूरत लग रहे हो, जैसे मैंने किसी धूल के कण को हटाया हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वो गुस्से से कांप उठा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी 3 साल पहले वाले चेन फैन हो? अब तुम बस एक बेकार इंसान हो जिसे परिवार ने छोड़ दिया है। वो मेरी ओर झपटा। मैंने हल्का सा कदम हटाया। वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ से ठंडी सांसों की आवाजें आने लगी। क्या ये वही चेन फैन था जिसका सब मजाक उड़ाते थे? मैं नीचे झुका, उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींचा और कहा, तुमने मेरे 3 कीमती मिनट बर्बाद किए हैं। इसकी कीमत क्या दोगे? बस करो। एक ठंडी और साफ आवाज अचानक सुनाई दी। बाई निंगबिंग कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और दूर रहने वाला भाव था। स्टूडेंट काउंसिल की निरीक्षण मंत्री होने के कारण उसकी यूनिफॉर्म पर लगा बैज और भी प्रभावशाली लग रहा था। लक्ष्य व्यक्ति का पता चला, बाई निंगबिंग। प्रारंभिक अनुकूलता 0। वो अपनी लंबी उंगलियों से मेरी अनुशासन संबंधी रिपोर्ट पलट रही थी। मैंने हाथ बांध लिए और बेधड़क उसकी ओर देखा। मेरी नजर महसूस होते ही उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। 13वीं बार कैंपस व्यवस्था भंग करना, 5वीं बार हिंसक झगड़ा। उसने पेन निकाली और दंड पत्र पर मेरा नाम लिख दिया। चेन छात्र, स्कूल के नियमों के अनुसार स्टूडेंट काउंसिल को आपको निष्कासित करने का अधिकार है। कितनी निष्पक्ष और ईमानदार हो मंत्री महोदया। मैं डरने के बजाय एक कदम आगे बढ़ा। मेरी उंगलियां धीरे से उसकी सलीकेदार यूनिफॉर्म के सामने से गुजरी और ठीक उसकी कॉलर बोन के नीचे आकर रुक गईं। वही जगह जहां कभी मैंने अपने दांतों का निशान छोड़ा था। बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसी क्षण मेरे शरीर से निकलती तीखी और रहस्यमयी खुशबू उसकी सांसों में समा गई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि ये खुशबू सिर्फ असली मुझसे जुड़ी हुई थी। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। सबको लगा जैसे उन्होंने कोई अविश्वसनीय दृश्य देख लिया हो। बाई निंगबिंग भी एक पल के लिए चौंक गई। उसने नीचे देखा और अगले ही क्षण लगभग रूखेपन से मेरी कलाई पर इतनी धीमी और खतरनाक थी कि केवल हम दोनों ही उसे सुन सकते
थे। तुम इस खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो। अपने असली रूप में वापस जाओ। अगर मैंने तुम्हारी कोई और चाल पकड़ ली तो मैं खुद तुम्हें अकादमी से बाहर फेंक दूंगी। लक्ष्य व्यक्ति बाई निंगबिंग। अनुकूलता 80। सिस्टम की यांत्रिक आवाज में छिपा उपहास मैं साफ सुन सकता था, लेकिन मुझे न कोई बेचैनी हुई न कोई चिंता। इसके विपरीत उसका मेरे प्रति जितना कम लगाव था वो मेरे लिए उतनी ही अच्छी खबर थी। इसका मतलब था कि वो उन ट्रांस माइग्रेटरों से उतनी ही नफरत करती थी जिन्होंने उसके परिचित व्यक्ति के शरीर पर कब्जा किया था। जब मैं जेड क्लास के दरवाजे से अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे पूरी हवा एक पल के लिए जम गई हो। सुबह स्कूल के गेट पर जो कुछ हुआ था उसकी खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। चारों ओर से कई तरह की नजरें मेरी ओर उठी। कुछ में नफरत थी, कुछ में मजाक और कुछ में जिज्ञासा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और सीधे अपनी सीट की ओर बढ़ गया। बहुत नाटक कर रहा है, वैसे भी जल्द ही स्कूल से निकाला जाने वाला है। जियांग लिली ने जानबूझकर ऊंची आवाज में ताना मारा। वो सुबह थप्पड़ खाने वाले घुंघराले बालों वाले लड़के ली वेई की प्रशंसकों में से एक थी। मैं रुक गया, धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसी क्षण उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक समय का यह बेकार इंसान सिर्फ एक नजर से उसे डरा सकता है। क्या मैंने गलत कहा? उसने अपनी आवाज और ऊंची कर ली। हर दिन उन बड़ी बड़ी मिसों के पीछे घूमता रहता है, हंस का मांस खाने का सपना देखता है। लोग तो तुम्हें जोकर समझना भी पसंद नहीं करते। फटाक, एक फाउंटेन पेन उसके पीछे वाली दीवार में गहराई तक धंस गया। उसकी आवाज अचानक रुक गई। पेन उसके सिर से आधे इंच भी दूर नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मैंने एक हाथ से अपनी ठुड्डी सहारा दी हुई थी और दूसरे हाथ की उंगलियों में एक और पेन घुमा रहा था। माफ करना, हाथ फिसल गया। कोई बात नहीं। चेन छात्र। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तभी क्लास शुरू होने की घंटी बजी और ये छोटा सा हंगामा यहीं खत्म हो गया। ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की क्लास थी। पढ़ाने वाले एक बुजुर्ग प्रोफेसर थे। अब अपने पिछले लेक्चर का असाइनमेंट जमा करो। ये बस रोज की तरह असाइनमेंट इकट्ठा करने की प्रक्रिया थी। सी क्लास के छात्रों से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक एक करके रिपोर्ट उनके सामने आती गई और वे सिर्फ सरसरी निगाह डालते गए। इन छात्रों का स्तर एस क्लास के मुकाबले आसमान जमीन का अंतर रखता था। ये असाइनमेंट स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष चू योयू द्वारा दिया गया था। विषय था चू परिवार की अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण योजना को और बेहतर बनाना। लेकिन जमा हुई किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो चू योयू की अपनी योजना से बेहतर हो। सच कहें तो अपने पूरे करियर में प्रोफेसर ने केवल 2 असली प्रतिभाएं देखी थी। पहली, उन्होंने क्लास के कोने में बैठे मेरी ओर देखा। 18 वर्ष की उम्र में मैं वो व्यक्ति था जिसकी वित्तीय प्रतिभा उन्होंने जीवन में सबसे ऊंचे स्तर पर देखी थी। मेरी पुरानी रिपोर्ट आज भी उद्योग जगत में अध्ययन का विषय थी। लेकिन ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अब चेन छात्र। क्या इस बार भी तुम असाइनमेंट जमा नहीं करोगे? मैंने सिर नहीं उठाया। मेरी उंगलियां जटिल वित्तीय आंकड़ों और शेयर संरचना के चार्ट पर तेजी से चल रही थी। मेरी लिखने की गति इतनी तेज थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। मेरे उदासीन रवैये से प्रोफेसर नाराज हो गए। वे भौहें सिकोड़ते हुए मंच से नीचे उतरे। लेकिन जैसे ही वे मेरी मेज तक पहुंचे उनके कदम रुक गए। मैंने आखिरी लाइन लिखी, फिर रिपोर्ट को हल्का सा धक्का देकर उनकी ओर सरका दिया। उन्होंने नीचे देखा और अगले ही पल उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कागज पर अनगिनत विश्लेषण, तीर और गणनाएं बनी हुई थीं। वे सीधे उस अधिग्रहण योजना की सबसे गुप्त कमजोरी की ओर इशारा कर रही थीं। एक ऐसा घातक जाल जिसे स्वयं चू योयू भी नहीं देख पाया था। और मैंने न केवल उसे ढूंढ लिया था बल्कि उसके बगल में लाल स्याही से एक टिप्पणी भी लिख दी थी। रिवर्स शॉर्ट सेलिंग, 1:15 लीवरेज, अनुमानित लाभ 300%। ये कोई साधारण असाइनमेंट नहीं था, ये तो मानो युद्ध की घोषणा थी। अगर कोई इस योजना के अनुसार चू परिवार के अधिग्रहण सौदे में हस्तक्षेप करता तो चू परिवार को अकल्पनीय नुकसान उठाना पड़ता। प्रोफेसर के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने आलस से सिर उठाया। क्यों? क्या आपको लगता है कि मेरे विश्लेषण में कोई गलती है? पूरी क्लास का माहौल अचानक भारी हो गया। हर छात्र सांस रोके बैठा था, यहाँ तक कि जियांग लिली भी अपना मुंह कसकर बंद किए हुए थी। कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि इस रिपोर्ट का मतलब साफ था। मैंने केवल एक पीरियड के भीतर नहीं, शायद उससे भी कम समय में चू परिवार की पूरी योजना को तोड़कर रख दिया था। प्रोफेसर का चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिर उन्होंने सावधानी से रिपोर्ट मोड़ी और उसे अपने पास रख लिया। उसी समय स्टूडेंट काउंसिल कार्यालय में एक सहायक ने दस्तावेजों का बड़ा ढेर मेज पर रखा। अध्यक्ष महोदय, ये सी से वाई क्लास तक के छात्रों की रिपोर्ट है। चू योयू ने सिर तक नहीं उठाया। उनका ध्यान सामने रखे वित्तीय मॉडल पर केंद्रित था। उनकी नजर में सी से वाई क्लास तक के छात्र केवल पृष्ठभूमि का शोर थे। फिर भी न जाने क्यों उनके मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। सभी रिपोर्टें कह रही थीं कि सब कुछ सामान्य है। चू परिवार का विशाल जहाज स्थिर समुद्र में आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुला। प्रोफेसर लगभग भागते हुए अंदर आए। वे इतनी जल्दी में थे कि दस्तक देना तक भूल गए। अध्यक्ष चू, कृपया इसे तुरंत देखिए। उनकी आवाज हल्के कंपन से भरी हुई थी। चू योयू के हाथ रुक गए। उन्होंने रिपोर्ट ली। जैसे ही उनकी नजर कागज पर पड़ी, कमरे की हवा जैसे जम गई। रिपोर्ट में लिखा हर विश्लेषण उनकी पूरी रणनीति को बेरहमी से चीर रहा था। सी क्लास चेन फैन, प्रोफेसर ने धीरे से कहा। चू योयू कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। इस नाम से वे भली भांति परिचित थे। 3 साल पहले मैं उसी स्थान पर बैठता था जहां आज वो बैठे थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं आसमान से गिरकर कीचड़ में पहुंच गया। जिस व्यक्ति को वो कभी पार करना चाहते थे वो उनकी नजर में सबसे घृणित व्यक्ति बन गया था। उन्होंने रिपोर्ट को कसकर पकड़ा। क्या इन 3 वर्षों में तुम सिर्फ अभिनय कर रहे थे? सुबह का समय सतह पर शांत लेकिन भीतर से उथल पुथल भरे माहौल में बीत गया। क्लास खत्म होने की घंटी बजी। तभी स्टूडेंट काउंसिल का एक अधिकारी, जिसकी छाती पर
अध्यक्ष का बैज लगा था, क्लास में दाखिल हुआ। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। वो सीधे मेरी सीट तक आया। चेन फैन छात्र, अध्यक्ष चू आपको अध्यक्ष कार्यालय में बुलाते हैं। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली। जाकर चू योयू से कहो अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो खुद आए। पूरा क्लासरूम स्तब्ध रह गया। उसी शाम मुख्य निवास में एक नौकरानी सम्मान पूर्वक सफेद तौलिया लेकर मेरे सामने झुकी। यंग मास्टर, कृपया अंदर आइए। परिवार के मुखिया और मिस चेन फैन आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस चेन फैन शब्दों पर उसने विशेष जोर दिया। मेरी उंगलियां पहुंचते पहुंचते रुक गईं। वह दूर की रिश्तेदार बहन जो मेरे अनुपस्थित रहने के वर्षों में धीरे धीरे मेरी जगह ले चुकी थी। परिवार का इरादा बिल्कुल साफ था। मुख्य हॉल का वातावरण बेहद भारी था। मेरे पिता सबसे ऊपर बैठे थे। परिवार के कई निदेशक दोनों ओर बैठे हुए थे। उनकी निगाहें जांच और मूल्यांकन से भरी थी, लेकिन सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थी वो युवती जो मेरे पिता के पास बैठी थी। मेरे सामने बैठी वो युवती थी चेन हुआंग। इस समय उसकी शांत और भावहीन नजर मुझ पर टिकी हुई थी। तुम वापस आ गए। मेरे पिता ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैंने चारों ओर बैठे लोगों पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, लगता है सचमुच सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पिता की आंखों में एक ऐसी बेबसी और भारीपन था जिसे छिपाना मुश्किल था। आज से चेन हुआंग अस्थायी रूप से परिवार में तुम्हारे सभी अधिकार और जिम्मेदारियां संभालेगी। एक परिवार प्रमुख के रूप में परिवार के समग्र हित के सामने व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे रखना पड़ता है। पिछले 3 वर्षों में तुम्हारी मूर्खताओं ने मुझे बहुत निराश किया है। उन्होंने कुछ क्षण रोककर आगे कहा, 1 महीने बाद होने वाली मॉरिस अकादमी की मासिक परीक्षा में यदि तुम शीर्ष 3 में नहीं आए तो चेन हुआंग आधिकारिक रूप से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां और अधिकार संभाल लेगी। चेन हुआंग भी धीरे से बोली, हाल ही में तुम्हारे द्वारा बार बार अनुशासन भंग करने की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए 1 महीने का समय बढ़वाया है, लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान तुम कोई परेशानी नहीं खड़ी करोगे। पूरा हॉल शांत था। सभी निदेशक एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे पिता चुप बैठे रहे। अचानक मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी में अहंकार और उपहास साफ झलक रहा था। अस्थायी रूप से संभालेगी, मेरी चीजों को कोई और छुए, मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। मेरी नजर तलवार की धार की तरह सीधी चेन हुआंग की आंखों में जा धंसी। इस 1 महीने में अगर तुमने मेरी किसी भी चीज पर हाथ डालने की कोशिश की या मेरी पीठ पीछे कोई चाल चली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे शब्दों के साथ पूरे हॉल का तापमान जैसे अचानक गिर गया।